अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और ठीक से होंगे। आज हम देखेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो जूलॉजी का आपका चैप्टर है क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी में। जो पहला चैप्टर है आपका वो है आफ्टर रैशनलाइजेशन। जो पहला चैप्टर है वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी लाइन्स को हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट लाइन्स है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी जूलॉजी के चैप्टर्स आपके रहेंगे, ठीक है, जूलॉजी के चैप्टर्स रहेंगे 11th और 12th के, उनके एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट लाइन्स को मैं बताऊंगा, जिनमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड आप कर सकते हो कि इन्हीं लाइन्स में क्वेश्चंस आपको बनेंगे। जो भी स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेके बोपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी स्कास्ट कश्मीर या स्कास्ट जम्मू के पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन वीडियोस को ज़रूर देखना। मैं जूलॉजी पोर्शन में, अपने जूलॉजी पोर्शन में आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी लाइन्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। उनको मैंने हाईलाइट करके रखा है और उन्हीं में से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स वो है, उन्हीं से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल डिस्कस दैट हाईलाइटेड पॉइंट्स। अगर हम देखेंगे पेज नंबर 1 में, आपने देखा होगा कि इसमें ख़ास कोई उतना नहीं है, उतनी कोई अच्छी लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कहाँ बन सकता है, वो यहाँ पर बन सकता है। जैसे कि अर्थवर्म जो होता है ये किसके थ्रू, ये बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर एंटायर बॉडी सरफेस। अगर हम देखेंगे ये कौन से करते हैं, वो करते हैं स्पंजस, सीलियंट्रेट्स एंड फ्लैट वर्म्स, यानी जो लोअर इनवर्टेब्रेट्स होते हैं, लोअर इनवर्टेब्रेट्स जिसमें आते हैं स्पंजस, सीलियंट्रेट्स एंड फ्लैट वर्म्स, ये करते हैं रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, बॉडी सरफेस, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है अर्थवर्म थ्रू क्यूटिकल, ठीक है। अर्थवर्म जो होती है वो दिखाती है क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन थ्रू क्यूटिकल यानी स्किन के थ्रू। इंसेक्ट जो होते हैं वो करते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यानी ट्रैकियल ट्यूब्स, यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो दिखाते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। और गिल्स जो होते हैं, यानी सॉरी, जो फिश होते हैं वो करते हैं थ्रू गिल्स, फिश करते हैं थ्रू गिल्स, जिसको हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और जो होते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, वो लंग्स के थ्रू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो क्या बन सकता है यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन सकता है। अगर एनटीए वालों ने सोचा तो इसमें भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकता है, जैसा कि ये भी बन सकता है थ्रू जनरल, थ्रू इसको क्या बोलते हैं हम, जो अर्थवर्म है ये दिखाती है क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन। तो मैच द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग पियर इज़ इनकरेक्ट, वो टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल को याद रखना है और किसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, फिश जो होती है, फिश गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन दिखाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन। तो इनको आपने याद रखना है। पहले पेज में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट था। सेकंड पेज पर अगर हम जाएंगे तो सेकंड पेज पे 2-3 पॉइंट्स जो है वो है इम्पोर्टेंट। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, व्हाट इज़ द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, यानी पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर फूड एंड एयर मिक्स होता है, यानी जो कॉमन पाथवे होता है फॉर द फूड एंड द एयर, दैट इज़ फायरेंक्स, ठीक है। जब आप हायर क्लास में देखोगे तो फायरेंक्स के भी 3 होते हैं पार्ट्स, ओरोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स एंड लैरिंजोफेरेंक्स। उसमें पर्टिकुलरली लैरिंजोफेरेंक्स जो होता है वो होता है कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, ये पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लेकिन यहाँ पर फूड जो हम माउथ से खाते हैं और सांस जो हम नाक से लेते हैं वो दोनों मिक्स होते हैं, यानी ये कॉमन पाथवे बन जाता है फॉर फूड एंड एयर। ये था यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। और एक पॉइंट क्या था, जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया की ओपनिंग जो होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, क्या बोलते हैं,
ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस। इसको एक कार्टिलेजिनस फ्लैप जो होता है वो कवरिंग करता है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट कवर्स द ओपनिंग कॉल्ड एज ग्लोटिस इज कॉल्ड एज एपिग्लोटिस। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया बाइफरकेट होता है इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, ये किस लेवल पर ये बाइफरकेशन होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं करीना, जो आप हायर क्लास में देखोगे। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपके एनसीईआरटी लेवल के, वो है कि किस पॉइंट पर ये बाइफरकेशन होती है, यानी ट्रैकिया बाइफरकेट होता है इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। वो लेवल क्या होता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा। यानी जो हमारी फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा होते हैं, वर्टेबल कॉलम में जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा है, उसी लेवल पर ट्रैकिया बाइफरकेट होती है, यानी डिवाइड होती है इनटू द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई जो लेफ्ट लंग में चली जाती है एंड द राइट प्राइमरी ब्रोंकाई जो राइट लंग में चली जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस थोरैसिक वर्टेब्रा की लेवल पर ट्रैकिया बाइफरकेट होती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, यानी रेस्पिरेटरी ट्री जो होता है, रेस्पिरेटरी ट्री में कौन से पार्ट्स होते हैं जिनमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। तो अगर हम देखेंगे ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी, टर्शियरी एंड इनिशियल ब्रोंकियोलस तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। तो इधर क्या क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, जिसमें आपको इनके अलावा कोई और भी दिया जाएगा जो ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इनको आपने याद रखना है, इनमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। इसके अलावा जो भी होते हैं लाइक एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट्स, या अगर हम देखेंगे फेरेंक्स, इनमें नहीं होते हैं क्या, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बाकी तो आपको पता होगा, ये डबल लेयर्ड पिलोरा होती है अराउंड लंग्स की कवरिंग। ठीक है, जिसमें विस्रल पेरुला एंड पैराइटल पेरुला होता है। ठीक है, इधर नहीं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, अब हम थर्ड पेज पर जाएंगे। थर्ड पेज में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो हम देखेंगे। अगर आप देखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, ये दोनों आपने अच्छे से समझना है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। लाइक दैट कि कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट में कौन से आते हैं। पहले आपने समझना होगा कंडक्टिंग पार्ट होता क्या है और रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है। रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट वो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें जो गैसेज होते हैं वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेशन करते हैं। जो कंडक्टिंग पार्ट में गैसेस होते हैं वो एक्सचेंज के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर द गैसेस एक्सचेंज दीज गैसेस आर नॉट अवेलेबल विच आर प्रेजेंट इन द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोज गैसेस यानी दैट अमाउंट ऑफ गैस दैट इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी पार्ट और द एक्सचेंज पार्ट इज अवेलेबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज। तो कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन सा पार्ट आता है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये याद रखना है। एक्सटर्नल नेरियस यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोलस तक जो भी पार्ट्स आते हैं उसमें जो गैस होता है वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोलस तक जो भी आते हैं, इसमें ट्रैकिया भी आता है, इसमें प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है, इनिशियल ब्रोंकियोलस तक जो भी पार्ट आता है लाइक दैट कि नॉस्ट्रल्स के बाद नेरियस, उसके बाद फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियोलस तक कंडक्टिंग पार्ट में आता है। और जो लास्ट आता है जो रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट में आता है वो आते हैं कौन से, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट्स। जो एल्वियोलर डक्ट्स होते हैं और एल्वियोलाई होता है उनमें जो ईयर होता है वही गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेशन लेता है, इसलिए इन दो को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट के गैसेस रेस्पिरेशन में यानी एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट ऊपर वाले पैराग्राफ में। ठीक है, ये आपने अच्छे से समझना है। ठीक है,
ये समझाने का अभी टाइम नहीं है क्योंकि फिर ये लेंथी वीडियो बन जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा जल्द में ही कि क्या होता है। दूसरा थोरैसिक चैम्बर जो होता है, थोरैसिक चैम्बर या जिसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, इसमें अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, मैं एक आर्बिट्री क्यूब बनाऊंगा, ठीक है। इसी के ये मान लो ये थोरैसिक कैविटी है, ठीक है। अगर हम देखेंगे वेंट्रली यानी आगे के साइड क्या होता है इस थोरैसिक कैविटी को, स्टर्नम, क्या होता है, स्टर्नम, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसके वेंट्रली यानी पीछे की साइड क्या होता है, वर्टेबल कॉलम, क्या होता है, वर्टेबल कॉलम। वर्टेबल कॉलम क्या होता है, डॉर्सली, ठीक है, ये याद रखना है। और स्टर्नम जो होता है वो होता है वेंट्रली, ठीक है। लेटरली यानी साइडस की ओर से क्या होता है, साइडस की तरफ से इधर, साइडस में क्या होता है, रिब्स। तो रिब्स क्या होते हैं, रिब्स होते हैं लेटरली। तो अगर कभी ये भी यहाँ पर पैराग्राफ में इतना ही लिखा है, ठीक है। जो थोरैसिक चैम्बर है उसको कौन बनाता है, ठीक है। थोरैसिक चैम्बर इज कवर्ड लेटरली बाय रिब्स, वेंट्रली यानी आगे की तरफ बाय स्टर्नम, एंड डॉर्सली यानी पीछे की तरफ बाय वर्टेबल कॉलम। ये यहाँ पर लिया गया है। और अगर कभी आपको बताया जाए कि लोअर साइड में क्या होता है, इन द लोअर साइड, ठीक है, क्या होता है, डोम शेप्ड डायफ्राम। डायफ्राम लोअर यानी डोम शेप्ड जो होता है डायफ्राम वो लोअर साइड होता है जो इस कैविटी को बनाता है। बीच में जो एक कैविटी बनी उसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चैम्बर। ये था इस पैरा का मतलब, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ बन सकता है, वो बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। वो बन सकता है रेस्पिरेशन में जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें जो स्टेप्स होते हैं उनकी सीक्वेंस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इनकी सीक्वेंस पर क्वेश्चन बन सकता है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्डर। तो पहले क्या होता है, पहला होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीथिंग, यानी ये किसके दरमियान होता है, बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। पहला स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन यही होता है। जब अब ये एल्वियोलाई में पहुंच गया ये गैस, तो फिर क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। फिर जब ये ब्लड में चला जाएगा ये गैस, तो फिर क्या होगा, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन टू द टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यू लेवल पर भी क्या होगी, फिर से डिफ्यूजन इनटू द टिश्यूज़। उसके बाद क्या होगी, इस गैस की यूटिलाइजेशन। तो ये है स्टेप्स सीक्वेंस में, ठीक है। यही यहाँ पर दिए गए हैं 5 स्टेप्स जो आपको मैंने आसानी से यहाँ पर समझाया, ठीक है। मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा होगा इस चैप्टर को एनसीईआरटी, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट लाइन्स को साथ साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनता है, ज्यूरिंग इनस्पायरेशन, इनस्पायरेशन के दौरान प्रेशर, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है। इस पर प्रेशर रिलेटेड, यानी ज्यूरिंग इनस्पायरेशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ज्यूरिंग इनस्पायरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दैट इज प्रेशर इनसाइड द लंग्स। या हम दूसरे मायने में ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। या हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ज्यूरिंग इनस्पायरेशन देयर इज़ नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये क्वेश्चन बन सकता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ज़ीरो है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ज्यूरिंग इनस्पायरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, दैट इज़ देयर इज़ नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यूरिंग इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा, एक्सपायरेशन के दौरान इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा क्या होगा, ज्यूरिंग एक्सपायरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी लोअर देन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। यानी अगर मैं यहाँ पर एक्सपायरेशन के दौरान बताऊँ तो एक्सपायरेशन के दौरान एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस देन होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के, दैट इज़ वाई गैसेस कम आउट फ्रॉम द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इस टाइम हम कह सकते हैं देयर इज़ पॉजिटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक
प्रेशर, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन के दौरान इंट्रापल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, किसके मुकाबले पॉजिटिव होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उस दरमियान क्या होता है, मतलब डायफ्राम, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मसल्स होते हैं, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, डायफ्राम जो बढ़ाता है वॉल्यूम, वो बढ़ाता है इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, इस तरह इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। इसके बरक्स जो वो होते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसके बरक्स जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम डार्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। कौन? स्टर्नम। देखिए जो स्टर्नम होता है वो वेंट्रली होता है, आगे की ओर, तो ये आगे की ही ओर या पीछे की ओर क्या बढ़ाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, यानी डार्सोवेंट्रली। अगर हम देखेंगे डोम शेप्ड जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर होता है, तो ये नीचे और ऊपर की ओर यानी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ाता है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड ही बन सकता है, तो इसमें ज़रूर बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन है, वो है ये, ऑन एन एवरेज ए हेल्दी वूमेन कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। अगर हम देखेंगे एक हेल्दी ह्यूमन होना चाहिए, ठीक है, उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और वो रेस्टिंग स्टेज में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम उस कंडीशन में देखेंगे तो एक आदमी जो होता है, यानी एक मैन जो होता है, वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीदिंग दिखाता है। यानी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है, 12 to 16 टाइम्स। मगर नॉर्मल किस तरीके से, एक तो हेल्दी ह्यूमन बींग होना चाहिए, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दूसरा रेस्टिंग स्टेज में होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज कर रहा होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो ये भी चेंज होगी। तो एक एडल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये वेरी करता है विद रेस्पेक्ट टू एज बी रेस्पिरेशन रेट। एक एडल्ट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वो रेस्ट में होना चाहिए। तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होती है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होती है, ठीक है। और एक होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। ये भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ वेरी जितने स्टार मार सको, तो इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें क्या आपने करना है, जो भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV एक्स्ट्रा, और जो भी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ है, ठीक है, इनके डेफिनेशन को पढ़ के जाइए, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लस इनके नॉर्मल वैल्यूज़ को पढ़ के जाइए, लाइक दैट के टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़िए और इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो पढ़ के जाइए। इनको इसी तरह पढ़ के फिर आप कोई ट्रिक पढ़ो, ट्रिक से याद रखो, लेकिन इस पैरा को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये एग्जामिनर्स का फेवरेट हर बार रहा है, ठीक है, ये इसी के साथ आता है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, उसमें बनता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, दैट अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन होती है गैसेस एक्सचेंज, यानी जहाँ पर भी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज होती है थ्रू डिफ्यूजन, उस डिफ्यूजन की रेट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैं सिंपली लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। मैंने ठीक लिखा कि गलत लिखा, मैंने ठीक लिखा, यानी जितना पार्शियल प्रेशर गैस का ज़्यादा होगा उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन उसकी ज़्यादा होगी। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। सेकंड वन, अगर हम सेकंड वन की बात करेंगे तो सेकंड फैक्टर जो है वो है solubility of gas, solubility of gas, it is also directly proportional to the rate of diffusion, यानी जितना गैस ज़्यादा soluble होगा उतनी उसकी rate of diffusion ज़्यादा होगी, जितना कम soluble गैस होगा उतनी rate of diffusion कम होगी, ठीक है। तीसरा जो important factor है that is thickness of membrane,
थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, यानी जिस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन हो रही है उसकी थिकनेस कितनी होगी, उसके थिकनेस पर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन अफेक्ट करती है, यानी उसकी थिकनेस भी। तो थिकनेस टी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। मैंने सही लिखा कि गलत? सही लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि जितना मेम्ब्रेन ज़्यादा थिक होगा उतना उसके थ्रू रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, जितनी थिकनेस कम होगी उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये थे 3 फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद जो ये टेबल है वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, पिछले 2-3 सालों से इस पे क्वेश्चन आए जा रहे हैं। यानी ऑक्सीजन जो होता है उसका पार्शियल प्रेशर एट डिफरेंट साइट्स लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एल्वियोलाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ये याद रखना है। इस टेबल को ज़रूर पढ़ के जाना, इस पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं, रिसेंट टाइप्स क्वेश्चंस बने हैं। उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ये वाला पैरा, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज़ ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ O2। कितने टाइम सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा ऑक्सीजन से? 20 to 25 टाइम्स। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। उसके बाद है जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर थिक होती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर थिक होती है। एक तो होती है एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो 1 सेल की थिक होती है, यानी उसकी थिकनेस 1 सेल के बराबर होती है। ठीक है, बीच वाली होती है जिसको हम बोलते हैं बेसबैंड मेम्ब्रेन, और उसके बाद होती है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये होती है 3 लेयर थिक। जो एल्वियोलर की तरह होती है एल्वियोलर मेम्ब्रेन वो होती है 1 सेल थिक। यहाँ पर दिया गया है, कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो बेसबैंड मेम्ब्रेन होती है बीच वाली, और उसके बाद होती है ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम। अगरचे ये 3 लेयर थिक होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इसकी ओवरऑल थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो द रेस्पिरेटरी और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 layers, even that it has total thickness of less than a millimeter. Very very important. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इन परसेंटेज को पढ़ के जाना। ठीक है, यानी ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एट ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितने परसेंट, प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड स्टेट में कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन की शक्ल में कितने परसेंट, बाइकार्बोनेट की शक्ल में कितने परसेंट, और प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड स्टेट में कितने परसेंट में ट्रांसपोर्ट होता है, ये पढ़ के जाना। इसमें क्या पढ़ना है आपने? पहला ये है कि हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन में कौन सा ट्रांजिशन मेटल होता है? Fe। कभी कभी ये भी पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट तो Fe2+। ठीक है, Fe2+। हीमोग्लोबिन रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, इसमें आयरन होता है, आयरन इन द फॉर्म ऑफ Fe2+। एक एक्स्ट्रा पॉइंट पर याद रखिए, क्लोरोफिल में कभी पूछा जाता है तो इसमें होता है मैग्नीशियम Mg2+। कभी विटामिन B12 के बारे में पूछा जाए तो उसमें होता है कोबाल्ट 3+। ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो केमिस्ट्री है उसमें ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स है आयरन एंड कोबाल्ट, और ये जो होता है ये आपने एक्स्ट्रा याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ईच हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है? 4। मैक्सिमम मैंने बोला, मिनिमम 0। कभी हीमोग्लोबिन किसी ऑक्सीजन को भी कैरी नहीं करता है, तो अनलोडेड हीमोग्लोबिन उसमें 0 भी। कोई 1 ऑक्सीजन को कैरी करता है, कोई 2 को, कोई 3 को, लेकिन एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है कि ये जो होती है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm of Hg, इसकी शेप क्या होती है इस ग्राफ की? सिग्माइड या एस शेपर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, सिग्माइड या एस शेपर्ड। ठीक है, उसके बाद है एसोसिएशन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। HbO2 मिलाकर बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? ये भी फैक्टर्स आपने पढ़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपने तो ये पढ़े भी होंगे। इसमें होता है कि फॉर्मेशन में कौन फेवर करता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मैं फैक्टर्स को बात करता हूँ, बाकी आप देख लेना कौन डिक्रीज कौन इंक्रीज जब होगा तो उसकी मतलब उसकी वजह से क्या होगा। तो मैं अभी फैक्टर्स ही बताता हूँ जो क्या काम करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इन द डिसोसिएशन ऑफ
ऑक्सीहीमोग्लोबिन, या इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, या इन द डिसोसिएशन ऑफ कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। इनमें इन 4 फैक्टर्स का रोल होता है। ठीक है, इनको पढ़ लेना किसके डिक्रीज की वजह से क्या होता है। ठीक है, फॉर्मेशन होता है या डिसोसिएशन होता है, इसको पढ़ लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में जो पॉइंट है वो है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स। यहाँ पर कभी ना ये हायर क्लास में आप देखोगे फिर इसमें बोला जाता है कभी ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट बोला जाए तो 20 ml आएगा, उधर नहीं जाना है। तो याद रखना है सिर्फ 100 ml ब्लड जो होता है, 100 ml ब्लड, वो कितने ml ऑक्सीजन को टिश्यूज़ को डिलीवर करता है। ठीक है, टिश्यूज़ को डिलीवर करता है, डिलीवर मैंने बोला तो याद रखना है 5 ml, यानी एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो टिश्यूज़ को 5 ml ब्लड ऑक्सीजन देता है। ये याद रखना है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अगर कभी हाइपोक्सिया होगा, बहुत सारे कंडीशंस होंगे तो उसमें ये ज़्यादा डिलीवर करेगा, वो आप हायर क्लास में देखोगे। क्योंकि अगर किसी को ये डिटेल में समझना है इस करो के बारे में और इन फैक्टर्स के बारे में तो मैंने 22 मिनट्स का वीडियो दिया है, शायद उसको देख लेना। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ को 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि कभी कंफ्यूजन होता है। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो वो बनाता है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, लेकिन जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होता है, इनके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, बहुत सारे, एक बार आया था नीट में ये क्वेश्चन इसके बारे में, तो बहुत सारों ने लिखा था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन बाइंड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो वो बनाता है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना। उसके बाद है ये कार्बनिक एनहाइड्रेस, जो एंजाइम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेस, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी कहती है आपकी कि ये हाई कंसंट्रेशन में आरबीसी में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। लेकिन प्लाज्मा में भी ये प्रेजेंट होता है, लेकिन इन लेस अमाउंट। याद रखना, लिटल कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में भी, लेकिन हाई कंसंट्रेशन आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ काम आता है? ये इस रिएक्शन में आती है। ठीक है, CO2 प्लस वाटर मिलकर जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बाई का H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो बनाते हैं, तो यहाँ पर एंजाइम लगता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसके फॉर्मेशन में भी, इसके डिसोसिएशन में भी। तो ये फिर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2CO3, जो आपने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में पढ़ा होगा, तो उसको अप्लाई कर लेना। यहाँ पर डिटेल में फिर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा इस पे। ठीक है, इतना याद रखना, इस रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है कार्बनिक एनहाइड्रेस। तो दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? 100 ml ऑफ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यहाँ पर, वो डिलीवर करता है कितने ml CO2 टू द एल्वियोलाई? याद रखना 4 ml। 100 ml ऑफ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अराउंड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोलाई। तो ये पॉइंट भी हो गया। ये जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है, इसमें 2-3 पॉइंट है। पहला, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वो प्रेजेंट होता है इन द मेडुला रीजन, और ये क्या काम करता है? ये रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। और दूसरा रीजन जो होता है पॉन्स वेरुलर रीजन ऑफ द ब्रेन में, मैं इसको जूम करता हूँ, पॉन्स वेरुलर रीजन ऑफ द ब्रेन में दूसरा सेंटर होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये इसी के फंक्शन को मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम। देखिए, एक तो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, इस सेंटर को। ये सेंटर होता है प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, ये सेंटर होता है प्रेजेंट इन द पॉन्स वेरुलर रीजन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, दूसरे होते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट में होते हैं ब्रेन में। ठीक है, ये सेंसिटिव किसके होते हैं? याद रखना CO2 और H+ कंसंट्रेशन के, नॉट O2। याद रखना, इसका इनसिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है, कीमोसेंसिटिव एरिया विच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन आर सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन्स। ठीक है, अगर इनकी कंसंट्रेशन में वेरिएशन आएगी तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट होता है, और इन टर्न ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एक्टिवेट करता है, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम को चेंज करता है। ये आपने डिटेल में पढ़ा होगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरे होते हैं रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं आयोटिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी में, वो भी सेंसिटिव होते हैं CO2 और H+ कंसंट्रेशन को।
ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, इस पर क्वेश्चन यही बन सकते हैं। डिसऑर्डर्स में सिर्फ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एजमा में होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोलस, एम्फाइसीमा में होता है एल्वियोलर वाल्व्स आर डैमेज्ड। याद रखना, एल्वियोलर वाल्व्स आर डैमेज्ड इन एम्फाइसीमा, दैट मीन्स लंग्स आर इन्वॉल्वड इन, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी पूछा जाता है कि किस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं एम्फाइसीमा में। एजमा में लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस यानी रेस्पिरेटरी ट्री जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। कभी पूछा जाए कौन लंग्स को अफेक्ट करता है, एम्फाइसीमा, नॉट एजमा। एजमा अफेक्ट्स द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोलस, दैट इज रेस्पिरेटरी पाथवे। तो कभी ये भी पूछा जाता है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, एम्फाइसीमा, बिकॉज इट डिक्रीजेज द एल्वियोलर, इट डैमेजेस द एल्वियोलर वाल्व्स एंड डिक्रीजेज द रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद जो है वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें फिब्रोसिस, सिलिकोसिस, ठीक है, एस्बेस्टोसिस, जो डिफरेंट वेराइटीज़ होते हैं वो हायर क्लास में आपने पढ़े हैं, तो इतना ही याद रखना। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा। कौन है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन्स, इन्हीं को पढ़ के जाना, आपको 100% मैं बोलता हूँ इन्हीं एनसीईआरटी के लाइन से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।